इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्लोबल क्रूड ऑयल की मार्केट में अब कौन सी नई गेम चल रही है जिससे भारत को भी काफी फर्क पड़ने वाला है। भारत को बांग्लादेश के केस में कौन सी सफलता मिली है और भारत सरकार ने अब कौन सा नया नियम कानून पास किया है जो हम सबको अफेक्ट करने वाला है। इसके अलावा भी देश दुनिया से संबंधित कई सारी ब्रेकिंग न्यूज आ रही हैं। एंड अगर आप जियोपॉलिटिक्स, वर्ल्ड न्यूज या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में रुचि रखते हैं या फिर करंट अफेयर्स के स्टूडेंट हैं तो हमने आपके लिए बहुत ही छांटकर काफी इंपॉर्टेंट और टॉप की न्यूज कवर की है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर, स्पेशली भारत विरोधी स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी की हत्या के केस को लेकर, जिसमें भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को इस केस में अरेस्ट किया है और इन दोनों के ऊपर उस्मान हादी की हत्या का आरोप है। ये अरेस्ट 7 और 8 मार्च की रात को हुआ था। वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर टाउन बोनगांव से किया गया है। वेस्ट बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के मुताबिक दोनों आरोपी बांग्लादेश से भागकर इलीगल तरीके से भारत की टेरिटरी के अंदर एंटर हुए थे और बॉर्डर एरिया में छुपकर वापस बांग्लादेश भागने का मौका ढूंढ रहे थे। स्पेशल टास्क फोर्स ने जिन 2 लोगों को अरेस्ट किया है उनके नाम है फैजल करीम मसूद, उम्र 37 साल और आलमगीर हुसैन, उम्र 34 साल। अब इन दोनों के खिलाफ भारत में भी एक स्पेसिफिक केस रजिस्टर किया गया है और कोर्ट ने दोनों आरोपियों को वेस्ट बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की कस्टडी में भेज दिया है ताकि इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सके। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के मुताबिक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों एक्यूज्ड ये सीधे बांग्लादेश से भारत के वेस्ट बंगाल बॉर्डर को क्रॉस करके यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर एंटर नहीं हुए थे। स्पेशल टास्क फोर्स की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि दोनों ने पहले मेघालय बॉर्डर के थ्रू भारत में इलीगली एंट्री की थी। उसके बाद ये भारत में अलग अलग लोकेशंस के ऊपर मूवमेंट करने के बाद फाइनली दोनों वेस्ट बंगाल के बोनगांव बॉर्डर एरिया तक पहुंचे थे और इनका प्लान था कि जब सिचुएशन थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो यहीं से फिर ये बांग्लादेश बॉर्डर को क्रॉस कर वापस अपने देश भाग जाएं। लेकिन उससे पहले ही भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने दोनों को अरेस्ट कर लिया है। अब जब इस मर्डर केस के 2 आरोपी भारत की टेरिटरी से अरेस्ट हुए हैं तो ये इन्वेस्टिगेशन बांग्लादेश और भारत दोनों की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन बन जाती है। इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें दोनों देशों की सिक्योरिटी एजेंसी शामिल होने वाली हैं। साथ में ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बांग्लादेश की अथॉरिटीज ने कई महीने पहले ये बता दिया था कि उस्मान हादी के हत्यारे बॉर्डर क्रॉस कर भारत की मेघालय स्टेट के अंदर एंटर हुए थे। उस समय इस क्लेम को भारत सरकार और बीएसएफ दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब ये दोनों आरोपी वेस्ट बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा अरेस्ट किए गए हैं। अब तक भारत सरकार ने इस डेवलपमेंट के ऊपर कुछ नहीं बोला है। अब ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि केंद्र में भारत सरकार इस मसले के ऊपर क्या बोलती है। ये कब भारत के अंदर एंटर हुए, कहां पर और किसके सपोर्ट के साथ ये भारत में इतने महीने तक छुपे रहे, क्या सच में इनके ऊपर उस्मान हादी की हत्या का जो आरोप लगाया जा रहा है वो प्रूव होता है या फिर नहीं। और भी इसके अलावा काफी सारी इन्फॉर्मेशन और सवाल हैं जिनके इनको जवाब देने हैं। उसके बाद ही भारत इनको बांग्लादेश को सौंपेगा। पहले इनकी भारत में भी अच्छे से सेवा पानी की जाएगी ताकि पता तो चले इस तरह के क्रिमिनल्स को भारत के अंदर कौन सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान वॉर को लेकर। आपको याद होगा 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका के स्ट्राइक्स में ईरान के एक स्कूल के ऊपर भी हमला हुआ था जिसमें 170 से ज्यादा छोटे बच्चों की जान गई थी। इजराइल और अमेरिका दोनों देशों ने सेम डे के ऊपर ईरान के ऊपर स्ट्राइक स्टार्ट की थी, इसलिए इस हमले को लेकर दोनों देशों की आलोचना हो रही थी क्योंकि ये सब 12 साल से कम उम्र के बच्चे बताए जा रहे हैं। ये न सिर्फ बहुत ही बड़ा वॉर क्राइम है बल्कि सही मायने में इसी को सच्ची ह्यूमन राइट वॉयलेशन कहा जाता है। इजराइल और अमेरिका दोनों देश इस हमले के ऊपर चुप है, लेकिन अब नए वीडियो एविडेंस सामने आए हैं जिनसे साबित होता है कि ये किसका कारनामा है। रेफरेंस लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल स्कूल के ऊपर हमले की एक वीडियो रिलीज की गई है, प्रोबेबली ये ईरान से आई है। एंड इस वीडियो से पता चला है कि स्कूल के पास जिस मिसाइल से हमला हुआ था वो टॉम हॉक मिसाइल है जो अमेरिका खुद यूज करता है। ये जो टॉम हॉक मिसाइल है ये मिसाइल इजराइल इस्तेमाल नहीं करता है, इसलिए जो स्कूल बच्चों की हत्या हुई है इसका सारा दोष अमेरिका के ऊपर जाता है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये जो वीडियो रिपीट हो रही है इसमें जो ये राइट साइड का एरिया है ये ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का मिलिट्री कंपाउंड है, यानी कि एक डिफेंस साइट है। न्यूज आ रही है कि यूएस फोर्सेस ने इसी को निशाना बनाने के लिए स्ट्राइक्स की थी, लेकिन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के मिलिट्री कंपाउंड के बिल्कुल साथ में ही बच्चों का ये एलिमेंट्री स्कूल भी वहां पर सिचुएटेड है, जिसकी वजह से ये स्कूल इस हमले की चपेट में आ गया और इसमें 170 से भी ज्यादा बच्चों की जान चलेगी। आई होप कि अमेरिका अपने लेवल के ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन करेगी। जिन्होंने भी इस मिलिट्री कंपाउंड के ऊपर स्ट्राइक्स करने का अप्रूवल दिया था यानी कि ग्रीन सिग्नल दिया था, क्या उनके पास ये इन्फो था कि साइड के ऊपर एक स्कूल है, और अगर ये जानते हुए स्ट्राइक्स की गई थी तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि 12 साल से कम उम्र के इतने सारे बच्चों को कोलैटरल डैमेज बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता है। ये हर लेवल के ऊपर गलत है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंटरनेशनल ऑयल मार्केट को लेकर, क्योंकि G7 कंट्रीज ने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है जिसके बाद क्रूड ऑयल में बहुत ही बड़ा उल्टफेर हो गया है।
रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में लगातार कई दिनों से वॉर के कारण G7 कंट्रीज एक साथ मिलकर अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को इसमें एक ज्वाइंट रिलीज करने के ऊपर डिस्कशन कर रही हैं। ज्वाइंट रिलीज यानी कि G7 कंट्रीज ने जो आपस में मिलकर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स इकट्ठा किए हैं, उनमें से तेल निकालकर उसको इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को जब फिल किया गया था तब ऑयल काफी सस्ता था, इसलिए अब ये सस्ता ऑयल इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो G7 कंट्रीज का ज्वाइंट रिलीज होगा, इसका साइज 300 मिलियन से लेकर 400 मिलियन बैरल्स तक हो सकता है, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है। अभी तक अमेरिका समेत G7 की 3 कंट्रीज ने इस प्रपोजल को ओपनली सपोर्ट कर लिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर 300 से 400 मिलियन बैरल्स ऑयल एक साथ मार्केट के अंदर आता है तो शॉर्ट टर्म में ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। मसला ये है कि आज सुबह क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $118 पर बैरल तक चले गए थे और ये लगातार और ऊपर जा रहे थे, जिसके कारण G7 कंट्रीज को अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स रिलीज करने के ऊपर मजबूर होना पड़ा। अभी जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं जिनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, G7 कंट्रीज ने इनको अभी तक रिलीज नहीं किया है। अभी बस न्यूज आई है कि G7 कंट्रीज ऐसा स्टेप उठाने वाली हैं और इसी चीज को देखकर आज ऑयल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस अचानक से क्रैश होकर 3 घंटों के अंदर ही $118 पर बैरल से नीचे गिरकर $100 पर बैरल तक आ गए थे। एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि G7 कंट्रीज के पास टोटल 1.2 बिलियन बैरल्स के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अब इस चीज को समझने के लिए ये तो पता है कि आपको भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर देश है और जो भारत की डेली ऑयल कंजप्शन है वह लगभग 5 बिलियन बैरल्स पर डे, यानी कि 50 लाख बैरल्स प्रतिदिन। अगर थ्योरेटिकली सोचा जाए कि G7 कंट्रीज के पास जो ये 1.2 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स हैं, अगर वो अपना सारा ऑयल भारत को ट्रांसफर कर लें और भारत सिर्फ इसी ऑयल के ऊपर डिपेंड करे तो ये रिजर्व भारत की रिक्वायरमेंट को लगभग 240 दिन तक पूरा कर सकते हैं। मतलब लगभग 8 महीने तक भारत की पूरी ऑयल डिमांड इससे चल सकती है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि G7 कंट्रीज के रिजर्व्स का ऑयल ये भारत को तो मिलेगा नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि G7 कंट्रीज के अपने ऑयल रिजर्व्स रिलीज करने की जो न्यूज आ रही है, ये भारत के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। इससे इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर प्रेशर कम बढ़ेगा और क्रूड ऑयल की कीमतें कंट्रोल में रहेंगी। ये बात भी सच है कि G7 कंट्रीज का जो ऑयल रिजर्व रिलीज करने का जो फैसला है, ये एक परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। इससे कुछ दिन तक या फिर कुछ हफ्तों तक प्राइस कंट्रोल में रह सकते हैं, लेकिन एट द एंड मिडिल ईस्ट में वॉर को रुकवाकर शिपिंग रूट्स को वापस से सिक्योर कर खोलना ही पड़ेगा। गल्फ कंट्रीज का क्रूड ऑयल मार्केट में लाना यही एकमात्र ऑप्शन है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के नए रेंट रूल्स 2026 को लेकर, क्योंकि भारत सरकार ने लैंडलॉर्ड और टीनेंट यानी कि मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाले डिस्प्यूट्स और झगड़ों को कंट्रोल करने के लिए कुछ नए रेगुलेशंस और नए नियम कानून इंट्रोड्यूस किए हैं। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत के बड़े शहरों के अंदर माइग्रेशन होने के कारण रेंटल हाउसिंग एक बहुत ही बड़ी मार्केट बन चुकी है। लाखों करोड़ों लोग बेटर लाइफस्टाइल, जॉब्स, एजुकेशन और बिजनेस पर्पस के लिए दूसरे शहरों में जाकर किराए के ऊपर रहते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से टेनेंट्स यानी कि किराएदारों की तरफ से ये कंप्लेंट्स आती रहती हैं कि लैंडलॉर्ड्स यानी कि मकान मालिक उनको प्रताड़ित करते हैं, बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं, बिना नोटिस के घर में एंटर कर जाते हैं या फिर अचानक से रेंट को बढ़ा देते हैं। अभी जो तमाम कंप्लेंट्स हैं ये हर साल बढ़ते जा रही हैं, केसेस कोर्ट तक पहुंच रहे हैं और कोर्ट के ऊपर भी इसका काफी बर्डन आ रहा है। इसी कारण से गवर्नमेंट ने नए रेंट रूल्स में बदलाव करने का फैसला किया है ताकि मकान मालिक और किराएदार के बीच ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाए और ये डिस्प्यूट्स तुरंत ही खत्म किए जाएं। सबसे बड़ा चेंज सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर किया गया है। नए रूल्स के मुताबिक मकान मालिक अब 2 महीने के रेंट से ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्ज नहीं कर सकते हैं। भारत के कई शहरों में अभी तक सिचुएशन ये है कि किराएदारों को 6 से 10 महीने तक का रेंट एडवांस में डिपॉजिट करवाना पड़ता है, जो कि एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय या फिर स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल बर्डन माना जाता है। लेकिन अब मैक्सिमम 2 महीने का किराया ही सिक्योरिटी डिपॉजिट कराया जा सकता है। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन ये भी है कि टेनेंट्स को बिना लीगल ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए घर से निकालना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट की इविक्शन करना चाहता है तो उसको प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि हर रेंटल एग्रीमेंट को 60 दिन के अंदर डिजिटल स्टैंपिंग और रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होगा, ताकि रेंटल एग्रीमेंट्स वर्बल ना रहें बल्कि प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन के साथ हो, ताकि फ्यूचर में सारे डिस्प्यूट्स को लीगली सॉल्व करना आसान रहे। इसी के साथ रेंट इंक्रीज यानी कि किराए को बढ़ाने के ऊपर भी रेगुलेशंस लगाई गई हैं। नए रूल्स के हिसाब से रेंट को सिर्फ साल में एक बार ही बढ़ाया जा सकता है और उसके लिए भी मकान मालिक को किराएदार को कम से कम 90 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। 90 दिन पहले बताना पड़ेगा कि आपका किराया बढ़ाया जा रहा है, मतलब अचानक से रेंट अब नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा टेनेंट्स यानी कि किराएदारों की प्राइवेसी और उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी क्लियर गाइडेंस दी गई है। नए रूल्स के मुताबिक लैंडलॉर्ड बिना 24 घंटे के नोटिस दिए टेनेंट के घर के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। यानी कि अगर मकान मालिक को
किराएदार के घर के अंदर आना है, यानी कि अपने घर में आना है, तो उसको 24 घंटे पहले नोटिस देना पड़ेगा कि मैं आपके वहाँ पर विजिट के लिए आ रहा हूँ। इसी तरह अगर घर के अंदर कोई एसेंशियल रिपेयर जैसे कि प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी या फिर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती है, उसका रिपेयर वर्क करवाने की ज़रूरत महसूस होती है और लैंडलॉर्ड अगर उसको 30 दिन के अंदर नहीं करवाता है, तो फिर टेनेंट खुद ही रिपेयर वर्क करवाकर उस काम का पूरा खर्चा रेंट से डिडक्ट कर सकता है। रेंट से उतने पैसे काट कर मकान मालिक को देने होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई मकान मालिक अपने किराएदार को प्रेशराइज करने, उस पर दबाव डालने के लिए लॉक चेंज करता है, ताला तोड़कर अपना ताला लगा लेता है, पानी या फिर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कट कर देता है या फिर थ्रेटन करता है, यानी कि धमकी देने की कोशिश करता है, तो फिर नए रूल्स के मुताबिक ये पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा और इसमें जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। आपके हिसाब से ये नए रेंट रूल्स कैसे हैं? क्या आप इनसे संतुष्ट हैं? यस और नो? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।